गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7वीं का इतिहास का 5वां अध्याय शासक और इमारतें। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि भारत को एक वैभवशाली विरासत मिली है। उस विरासत में हमको विभिन्न प्रकार की इमारतें, स्थापत्य कला, वास्तुकला के कई नमूनेदार उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि देश में जिस प्रकार की इमारतें, जिस प्रकार की स्थापत्य कला प्रदर्शित की गई है उसका परिचय करेंगे। और इस अध्याय में हम कुतुब मीनार, 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच इमारतों का निर्माण, अभियांत्रिकी कौशल्य तथा निर्माण कार्य, अनुप्रस्थ टोड़ा, 12वीं शताब्दी की 2 प्रौद्योगिकीय शैली और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यह अध्याय आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे अध्यायों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आगे जाकर आपको बहुत ही उपयुक्त साबित हो सकते हैं। पहली बात करते हैं हम कुतुब मीनार की। तो इसका निर्माण, ये भी एक बहुत ही बेजोड़ करिश्मा कह सकते हैं हम। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको बोलते हैं हम, इन्होंने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। अगर हम इसको माइन्यूटली देखेंगे तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में भी कि छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने हैं। तो आप इसको अगर माइन्यूटली अगर देखेंगे तो पता चलता है कि किस तरह की कला का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे बनाने के लिए बेहद कुशलता की जरूरत होती है। और यहाँ अभिलेख लिखे गए हैं और ये अभिलेख छोटे छोटे अक्षरों में दिखाई देते हैं जो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। और मीनार का जो बाहरी हिस्सा है घुमावदार तथा कोणीय। अब अगर आप देखेंगे तो ये घुमावदार मतलब कि ये सर्कल जैसा, एक वर्तुल जैसा अपने को नजर आता है। और ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए बहुत ही परिशुद्धता, मतलब क्या है, बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है जो केवल सर्वाधिक योग्य कारीगिर ही इसको अंजाम दे सकते हैं। तो यह हो गया कुतुब मीनार का थोड़ा सा परिचय। दूसरी बात करते हैं कि कुतुब मीनार की जो इमारत है यह 5 मंजिली इमारत है। और 5 मंजिलों का जो निर्माण कार्य है केवल एक शासक ने, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया है, क्योंकि इसकी अभिलेखों की पट्टियां इससे पहले छज्जे के नीचे है। तो इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है और बाकी जो मंजिलों का निर्माण है 1299 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ये भी हम इल्तुतमिश के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो रजिया सुल्तान के पिता थे और भारत में दिल्ली के सुल्तान पर बैठने वाली सबसे पहली महिला रजिया सुल्तान का नाम भी हमने सुन चुके हैं और उसके बारे में पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। और कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान या भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त भी हो गई थी, मतलब इसका इस पर असर हो गया है। नैसर्गिक जो आपत्ति है, प्राकृतिक आपत्ति है, उस पर असर हो गया है। बाद में उनके बाद आने वाले जो शासक जैसे कि अलादीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी बाद में मरम्मत करके इसको अच्छी तरह से रखने की कोशिश की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मतलब ये अरबी भाषा में जहाँ देखिए किस प्रकार की कला का निर्माण किया गया है। ये जैसे बालकनी नज़र आ रही है और यहाँ कुछ अभिलेख भी अपने को पढ़ने को मिलते हैं जो अरबी भाषा में यहाँ लिखे हैं। अगली बात करते हैं कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जो इमारतों का निर्माण हुआ है वो कौन कौन सी है और किस तरह से बनाया जाता था। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण कार्य किया जाता था। जैसे कि एक पहली तरह की इमारतें में है जो सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम को भव्य
जगह जैसे किले, महल और मकबरे बनवाए जाते थे। ये पहली तरह की इमारतें हैं जहां मतलब सुरक्षित, संरक्षित तथा आराम विराम की भव्य जगह जैसे किले, महल और मकबरे, इनका निर्माण किया जाता था। ये 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच। और दूसरी श्रेणी में जो आते थे वो है मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार। ये जनता के उपयोग के लिए बनाई गई इमारतें हैं। तो मतलब क्या है, पहली प्रकार की इमारत है वो राजा लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए होती थी, और दूसरी प्रकार की जो इमारत होती थी वो आम जनता के लिए होती थी। और राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी, जो आम जनता होती है वो अपेक्षा करती है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे, प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। क्योंकि राजा अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रजा उनकी प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा करने के बाद राजा को भी अच्छा लगता है, और इसीलिए उनकी प्रशंसा जीतने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए इस प्रकार की इमारतों का वो निर्माण कार्य करते थे। और इस निर्माण कार्य में व्यापारी सहित अन्य व्यक्ति भी योगदान देते थे। वे मंदिर, मस्जिद, कुएं, इनका निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य जो होते हैं, व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। मतलब क्या है, जो व्यापारियों की बड़ी बड़ी हवेलियां होती है वो 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें जैसे मतलब घरेलू स्थापत्य जिसको बोलते हैं, वह 18वीं शताब्दी के पहले नहीं होती थी या कम होती थी। जैसे कि हमने देखे है कि इमारतें दो प्रकार की बनाई जाती थी, जैसे संरक्षित, सुरक्षित तथा आराम विराम के लिए, और दूसरी है जनता के उपयोग के लिए। तो संरक्षित, सुरक्षित और आराम विराम के लिए जैसे किले, महल, मकबरे, और जनता के उपयोग के लिए मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसे इमारतों का निर्माण किया जाता था। दूसरी बात करते हैं कि अभियांत्रिकी कौशल्य तथा निर्माण कार्य में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं हम, और निर्माण कार्य जिसको वर्कशॉप बोलते हैं। क्या स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है, क्योंकि हम स्मारकों का अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि वह किस प्रकार के विज्ञान का, किस प्रकार के शिल्प विज्ञान का इस्तेमाल करते थे। उनके देखिए 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते थे। मान लीजिए 1, 2, ठीक है, और ये 3, 4, तो इनके ऊपर एक पट्टी आड़ी और ऐसी प्लस आकार में पट्टी रखकर, मतलब वो पट्टी पत्थर की भी हो सकती है या लकड़ी की भी हो सकती है, इनको रखकर वह एक छत बना सकते थे। लेकिन उस समय यह कार्य बहुत ही कठिन था। इसका कारण यह था कि अगर बड़ी बड़ी इमारतों का अगर निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए फाउंडेशन भी मजबूत होना जरूरी था। और जब ये एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष, विस्तृत अधिरचना फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद परिष्कृत कौशल की, मतलब क्या है, उसके लिए एक्सपर्ट लोग की जरूरत होती थी, क्योंकि उनके कुशलता के बिना ऐसा काम टिक नहीं सकता था या बन नहीं सकता था। तो इसमें हम देखते हैं कि वो किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते थे, और जो वास्तु या भवनों का निर्माण करते थे तो वह क्या प्रकार होता था वो देखते हैं। कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार होते थे, वास्तुकार भवनों का जब निर्माण करने की सोचते थे तो वह अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर, जैसे मतलब अनुप्रस्थ ये एक पिलर है जैसे खंभा बोलते हैं, और ये एक पिलर है, तो उसके ऊपर ये अनुप्रस्थ शैली मतलब या अनुप्रस्थ ये जो पट्टी होती है, ये पट्टी रखकर वो निर्माण कार्य करते थे। इसको बोलते थे यह अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण बोलते थे। ये हो गया अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। मतलब क्या है, ये 2 ऊर्ध्वाकार खंभे हैं, तो इसके ऊपर ऐसी पट्टी रखकर वो जो रचना बनाते थे या बिल्डिंग बनाते थे, इमारत बनाते थे, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कार्य। क्योंकि आगे मैं आपको इसका चित्र भी दिखाऊंगा। 8वीं से और 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों का भी निर्माण इसी शैली में होने लगा था, क्योंकि इस मंदिर, मस्जिद, मकबरा और सीढ़ीदार कुओं का निर्माण करने के लिए भी इस शैली का प्रयोग किया जाता था।
7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे और दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे थे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी बनाए जाते थे। ये हम देख चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये हो गया है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम का, इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है यह। और आपको यहाँ दिख रहे हैं कि 2 पिल्लर दिख रहे हैं और इस पिल्लर पर इस प्रकार की रचना बनाई जाती है। तो इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक। तो जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर में ये भी दिख सकते हैं कि जैसे मतलब ये पिल्लर बनाए गए, ईंटों की ऊपर ईंट रखकर ऐसे पिल्लर बनाए गए और इस प्रकार से बाद में यह मैरूपी आकार देने की कोशिश की गई है। तो इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ। ये मेहराब है, एक्चुअली ये मेहराब है और मेहराब की ये तकनीक को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक। तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। दूसरी बात करते हैं कि ये मेहराब का और विशुद्ध रूप है। जैसे ये अलग है, इसके पहले देखे वो अलग था और ये थोड़ा सा अलग नजर आता है क्योंकि मेहराब का ये विशुद्ध रूप है और मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। जैसे मतलब यहाँ क्या किया गया है, यह सीधी रचना नहीं की गई, इन्होंने क्या किया है कि ऐसे इस प्रकार के ईंटों का बना गया है जो इंटरलॉक हो सकते हैं। इस प्रकार से ये ईंटों अलग अलग मतलब शेप में, मतलब जो जिसका आकार सर्कल हो सकता है, इस प्रकार के उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो ये हो गया एक मेहराब का विशुद्ध रूप। और इसका ओरिजिनल चित्र अगर हम देखेंगे तो ये है अल्लाई दरवाजा, जो है अल्लाई दरवाजा। तो ये अल्लाई दरवाजे में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं कि 12वीं शताब्दी की 2 प्रौद्योगिकी शैलियां इस्तेमाल में होती थी या प्रयुक्त होती थी, जिसका हम जिक्र करते हैं यहां। जैसे कि चापाकार रूप, दरवाजे और खिड़की के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था, जिसको हम बोलते हैं चापाकार। जैसे मतलब ये अगर खिड़की है तो खिड़की का भार जो होता है वो मेहराब मतलब इसके ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे कि मतलब आपको यहाँ दिखाया गया है, ये देखो ये सर्कल में दिखाया गया है। तो ये हो गया है चापाकार रूप। चापाकार मतलब ये अब से हाफ सर्कल में दिखाया जाता है। और दूसरी बात है कि निर्माण कार्य में इस शताब्दी में, मतलब 12वीं शताब्दी में चूना, पत्थर, सीमेंट का भी प्रयोग किया जाने लगा। और इससे क्या होता था कि ये उच्च श्रेणी का सीमेंट होने के कारण पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट मतलब मजबूती आ जाती थी, जिससे विशाल ढांचा होने के बावजूद भी उसके निर्माण कार्य में सरलता और तेजी होने लगी थी। तो इस प्रकार की 12वीं शताब्दी में 2 प्रकार की प्रौद्योगिकीय शैली का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरी बात करते हैं हम, यहां आप देख सकते हैं कि उस जमाने में जिस प्रकार के निर्माण कार्य किए जाते थे, यहां आगरा किले में जल द्वार निर्माण कार्य का काम चल रहा है। और यह चित्रकारी है जो अकबरनामा में अपने को देखने को मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्कर लोग, कामगार लोग, मजदूर लोग यहाँ की जो निर्माण कार्य के लिए जो सामग्री लगते हैं वो ऊपर लेकर जा रहे हैं और यहाँ कुछ लोग कार्य भी कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे आगरा किले के निर्माण कार्य में जो श्रम लगा है, तो यह अकबर द्वारा निर्मित आगरे का किला है और उसके लिए 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी इसका निर्माण कार्य करने के लिए, जो आगरे का किला है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण कार्य भी शुरू हो गए थे। तो ये मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गए थे, तो उसमें कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो हम एक एक हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम कंदारिया महादेव मंदिर। यह शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कार्य जो है चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव इन्होंने 999 में किया था। तो यह हो गया है कंदारिया महादेव मंदिर का चित्र, आप देख सकते हैं। और कंदारिया महादेव मंदिर जब बनाया गया तो उसकी योजना का हम प्रारूप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ उसका नक्शा बताया गया है, यहाँ नक्शा दिया गया है और किस तरह से बनाया गया ये भी आपको बताया गया है। तो एक अलंकृत द्वार, यहाँ अलंकृत एक द्वार बनाया गया है। यहाँ देखिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई है और सीढ़ियों के साथ साथ उसका अलंकृत द्वार भी है। और यह प्रवेश भाग है, ये मुख्य प्रवेश भाग है।
और मुख्य सभा भवन, यहाँ मुख्य सभा भवन है ये, और यहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था जिसको हम महामंडप कहते हैं। ये हो गया महामंडप। और आगे जाकर हम देखेंगे तो यहाँ प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती है। तो मतलब ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह है जहाँ प्रमुख देवता रखी जाती थी। और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे यहाँ, तथा इसमें केवल राजा, उनके निकटतम परिवार के लोग और पुरोहित एकत्रित हो सकते थे, अन्य लोगों को यहाँ अनुमति नहीं थी। और हम अगर खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, वहाँ केवल राजा लोगों को ही परमिशन थी क्या, अनुष्ठान करने के लिए, लेकिन सामान्य जनमानस को वहाँ जाने की कोई अनुमति नहीं थी। और यहाँ ये जो मंदिर होते थे ये सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे, क्योंकि यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी या मूर्तियाँ रखी जाती थी वो बेहद ही आकर्षक नजर आती थी। अगली बात करते हैं हम तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। और इस मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इस मंदिर का भी हम निर्माण कार्य समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो उन दिनों में जब जैसे मतलब ये इतना ऊंचा कैसे बन गया है ये जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन जैसे साधन नहीं थे, कोई यातायात के साधन नहीं थे, या ऊपर जाने के लिए इस प्रकार की कोई ऐसी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ नहीं थी। इसीलिए वास्तुकारों ने क्या किया, मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाए। मान लीजिए अगर ये इतना बड़ा अपने को बनाना है, मंदिर बनाना है, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से लेकर इतना ऐसा ढलान बना दिया जहाँ से वो ऊपर जाकर इस निर्माण कार्य कर सकते हैं। और रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया था। मतलब जहाँ रोलर होते हैं उस रोलरों के आधार पर ये यहाँ से गोल गोल घुमा के ऐसे स्लोप से वो लेकर गए। और इस काम के लिए उन्होंने 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया। मतलब क्या है, ये 4 किलोमीटर का पथ था जो इतना लंबा था, और इससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, इसलिए क्या है 4 किलोमीटर का। नहीं तो क्या है, अगर मतलब यहाँ से अगर शुरू कर तो ये बहुत खड़ा हो जाएगा, तो खड़ा होने के बाद लोगों को जाने के लिए या सामग्री को ऊपर ले जाने में तकलीफ होती है, और इसीलिए उन्होंने 4 किलोमीटर तक इस प्रकार के रास्ता बनाया गया था। और मंदिर बन जाने के बाद क्या किया उन्होंने, वो जो रास्ता था उसको हटा दिया, उसको गिरा दिया। लेकिन उस क्षेत्र के जो लोग थे, उस तत्कालीन समय के जो लोग थे, उन्होंने जो देखा है वो या अनुभव किया है वो काफ़ी लंबी समय तक उन्होंने याद रखा। और आज भी मंदिर के आसपास के जो गांव के होते हैं उनको चारुपल्लम कहा जाता है, और चारुपल्लम का अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो आपको समझ में आ गया चारुपल्लम। तो ये देखिए मंदिर का जो इस प्रकार का ऊंचा जो गुंबद दिख रहा है अपने को, तो ये बनाने के लिए इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने किया गया है, वो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह अध्याय का पहला हिस्सा आपको समझ में आया है, और इसी के साथ हम यही रुकते हैं।